कि एक मां और पिता अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, अपने बच्चों की सलामती के लिए हर संभव कदम उठाते हैं, हर दर पर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई माता पिता अपनी ही संतान के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करे, तब कैसा मंजर होगा। क्या वो फील कर रहे होंगे कि अपने बच्चे के लिए ही वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। उनका दर्द कितना बड़ा हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद के राणा दंपति के साथ में, जिन्होंने अपनी ही जवान बेटी की इच्छा मृत्यु की गुहार देश की सबसे बड़ी अदालत से लगाई है। क्या कुछ अपील की गई है माता पिता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई भी हुई। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को इच्छा मृत्यु पर पूरी सुनवाई आज कोर्ट की तरफ से की गई और दोनों जजों ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जाना है कि किसी भी वक्त कोर्ट की तरफ से, यानी कि कल जब कोर्ट खुलेगी उसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखते हुए कहा कि हम हर रोज फैसला लेते हैं, लेकिन यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हरीश के घर वालों से भी बात की थी। हरीश पिछले 13 सालों से जिंदा लाश बना हुआ है। वो ना हिल पाता है, ना बात कर पाता है, ना ठीक से खाना खा पाता है और उसके माता पिता ही अपनी बेटी की इच्छा मृत्यु की याचिका लेकर सर्वोच्च अदालत में पहुंचे थे। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके हरीश पर पूरी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और इस दौरान दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें भी रखी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वकील रश्मि नंद कुमार ने न्यायालय को क्या कुछ बताया, वो भी आपको बताते क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं। याचिकाकर्ता की दलील ये थी कि किशोरावस्था में हरीश राणा चंडीगढ़ की एक इमारत से गिर गया था, जिसमें गंभीर चोट लगी थी। हर्षित को चौथी मंजिल से गिरने के बाद उन्हें गंभीर और अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति हुई थी और तब से वे एक लाइलाज कोमा जैसी स्थिति में हैं। 13 साल से एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़े हुए हैं। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके हैं, ये वकील की तरफ से दलील दी गई और पिछले 13 सालों से लगातार वो कोमा में हैं। न किसी से बात करते हैं, न ठीक से खाना खाते हैं और इसी वजह से हरीश के माता पिता भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। अब एएसजी की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई। सरकार ने इस मुद्दे पर व्यापक शोध के बाद पाया है, सरकार की तरफ से वह शोध किया गया। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ये एएसजी की तरफ से दलील दी गई। हर्षित राणा की तंत्रिका संबंधी स्थिति में कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है। 13 सालों से इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही कि कोमा से बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और लगातार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। और हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वरिष्ठ वकील हैं क्षितिज मित्तल, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं और कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया पूरे मामले की सुनवाई के दौरान। नमस्कार धीरेन्द्र जी, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे चैनल पे बुलाया। तो आप जैसा भी आपने बताया कि जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है कोर्ट ने, तो रिजर्व करने का एक तो मतलब ये हुआ कि अब कोर्ट इस पे मनन करेगा कि जो भी दलीलें दी गई हैं उसमें कोर्ट किस तरफ अपना रुख करे, क्योंकि अब तक हमारे जो देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून जो बनाया है वो इस चीज का है कि आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अलाउड है, सक्रिय इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है। ओनली कुछ कंट्रीज ऐसी हैं पूरे भारत। क्षितिज जी, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, क्या आप कह रहे हैं? मेरा कहना का मतलब है कि जैसे इस केस में 13 साल से हरीश राणा वेजिटेटिव स्टेट में है, कुछ भी नहीं हिल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके जो माता पिता हैं वो इस असमंजस में हैं कि कैसे आगे करें, आगे बढ़ें, क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया है कि ये वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। अब वो एक सपोर्ट पे हैं, लाइफ सपोर्ट पे हैं। तो उन्होंने याचिका लगाई कोर्ट के अंदर कि इनको इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। अब आप ये देखेंगे इच्छा मृत्यु के अंदर सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि जिस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु आप मांगते हैं उसकी कोई कंसेंट नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि वो उस हालत में नहीं है कि उसके लिए यस और नो कर सके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए, तो किसी एक को स्टेप लेना पड़ेगा। इसीलिए एक लिविंग विल का भी कॉन्सेप्ट आया था कि अगर मेरी हालत ऐसी हो जाए उसके बाद अगर मैं इस कंडीशन में पहुंच जाऊं तो मुझे इच्छा मृत्यु का दे दी जाए, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोई और आपके लिए स्टेप ले। जब भगवान ने आपको
जीवन दान दिया है तो उसे भगवान ही छीन सकता है, ये कंसेप्ट है। आप किसी और कॉल कैसे ले सकते हैं, कोई और इस चीज पर निर्णय कैसे ले सकता है, इस कारण कोर्ट में जाना पड़ता है, इस कारण डॉक्टर भी इजीली नहीं देते हैं। इसके लिए थर्ड बॉडी की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए, जो इच्छा मृत्यु है उसके अंदर दो तरह की इच्छा मृत्यु होती है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय का मतलब ये हुआ कि आज हरीश जैसे जैसे हैं कि कोई और भी पेशेंट है जो लाइफ सपोर्ट पे हैं, अगर उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाएगा तो वो तुरंत मर जाएंगे। तो ये तो होगी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और सक्रिय इच्छा मृत्यु हो गई कि अगर हटा दिया जाए उसके बावजूद भी वो मरेंगे नहीं, वो धीरे धीरे तड़प तड़प के मरेंगे। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं श्रुति जी, आप जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो जिससे माता पिता को राहत नहीं मिल पा रही, कौन सी अड़चनें आ रही जिससे कोर्ट को फैसला लेने में इतना समय लेना पड़ रहा है? आप धीरेन्द्र जी ये समझिए कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखी है। इस केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इनका लाइफ सपोर्ट हटाते हैं तो भी इनकी मृत्यु तुरंत नहीं होगी। वो एक सक्रिय इच्छा मृत्यु चाह रहे हैं जो इनके माता पिता चाह रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उन्होंने ये पाया कि ये मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट पे नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर लाइफ सपोर्ट बंद कर दोगे तो ये तुरंत इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो जो आज तक चला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, तो वैसा केस नहीं है। तो दिक्कत इस केस में इसलिए आ रही क्योंकि ये एक काइंड ऑफ सक्रिय इच्छा मृत्यु है। आप हटाने के बावजूद भी वो पेशेंट जिंदा रहेगा, वो थोड़ा तड़ के मरेगा। तो अगर आप इस कारण सुप्रीम कोर्ट मनन करना चाह रहा है कि क्या हम अपने देश में ये अलाउ कर सकते हैं क्या, क्योंकि इससे काफी केसेस जो ऐसे हैं कुम्मा वाले, जिसके अंदर पेशेंट मरेगा नहीं पर पेशेंट को आप उस स्टेज पे ले जा रहे हो तड़ तड़ के मर जाए, तो वो चीज के लिए कोर्ट उस पर विचार कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में वो अलाउड नहीं है। 5 जजों की बेंच है, उन्होंने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए अलाउ कर रखा है, पर सक्रिय इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है हमारे देश में। जब विज्ञान हाथ खड़े कर चुका है और कोर्ट भी माता पिता का दर्द देख चुकी है, तो क्या कानूनी प्रक्रिया में देरी इस परिवार के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है सर? एक तरफ माता पिता के मानवाधिकार हैं, एक तरफ जो पेशेंट है उसके हैं, उसके अधिकारों को उस प्रॉब्लम दिक्कत ये आती है कि आप क्या पता 5 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे ये वापिस सही हो सकते हैं, क्योंकि वो हटाने से मर नहीं रहे। आप उनको इस स्टेज में पहुंचा रहे हो कि वो बहुत परेशान 25 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे, जितने टाइम में मरे, क्योंकि जो अलाउड है वो ये आप हटाओ तुरंत मर गए, वो अलाउड है, उसके लिए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है। परंतु अब मानव जिस मानव के अधिकारों की बात हो रही है उस मानव से कंसेंट ही नहीं ली जा रही है, वो प्रॉब्लम है। और मेडिकल की बात रहे तो आज मेडिकल का ओपिनियन ये नहीं है कि मेडिकल का बोर्ड का ओपिनियन ये है कि वो वापस पुरानी कंडीशन में नहीं जा सकते। साइंस हर दिन डेवलप हो रहा है, क्या पता 2 साल बाद टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये थोड़ा बेटर हो सके। आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि वो नहीं जा सकते वापस। तो ये थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। यानी कि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाते ही अगर मृत्यु हो जाती किसी इंसान की तो वो अलाउड है, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बावजूद भी हरीश की बॉडी सक्रिय है, मतलब निष्क्रिय नहीं है, बॉडी चल रही है, और इसी वजह से कोर्ट को फैसला लेने में इतना डिले हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रुति जी, टाइम देने के लिए और बातचीत करने के लिए।